नमस्कार दोस्तों, डीएन एजुकेशन अड्डा में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं 10 क्लास के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है उभय विस्थापन अभिक्रिया। तो आइए पहले जानते हैं उभय विस्थापन अभिक्रिया क्या है। देखिए, उभय विस्थापन अभिक्रिया वैसी अभिक्रिया ना, यानी वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो यौगिक अपने आयनों का आदान प्रदान करते हैं, उसे क्या कहते हैं? उभय विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। यौगिक, देखिए यहाँ पर यौगिक कहने का यौगिक कहने का अर्थ है ना कि क्या होता है, ये शुद्ध पदार्थ होता है, एक निश्चित क्या होता है मात्रा में मिलाया जाता है ना। आप सिंपल भाषा में कह सकते हैं कि जिसको हम अणु सूत्र लिख सकते हैं ना, उसको क्या कह सकते हैं? हम यौगिक कह सकते हैं। यहाँ पर आया है कि आयनों का ना आदान प्रदान करते हैं, मतलब आयन क्या है ना। जब देखिएगा किसी एलिमेंट यानी किसी तत्व पर प्लस या माइनस, आइए देखिए पहले जानते हैं। आयन हो गया ये ना, ये आयन हो गया। आयन होगा तो आयन दो तरह के होते हैं, एक होते हैं धन आयन, एक का होता है धन आयन, धनायन। एक होता है धनायन, एक होता है ऋणायन, यानी एक होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव। एक होता है पॉजिटिव, एक होता है क्या? नेगेटिव। तो आइए देखिए, इसी को बोलते हैं आयन। आयन के दो भागों में दो प्रकार के होते हैं, एक होता है धनायन, एक होता है क्या? ऋणायन। ठीक है, क्या होता है? एक धनायन, अब एक ऋणायन। इसका कहने का मतलब ये है आखिर कौन सा एलिमेंट है ना, आखिर एक होता है धनायन, एक होता है ऋणायन। तो कौन सा तत्व एलिमेंट है जो एक होगा क्या? धनायन, और जो होगा ऋणायन। तो आइए पहले जानते हैं पहले धनायन कहने का अर्थ है ना, जैसे हम बात करें जिसमें विद्युत धारा प्रवेश कर जाए और जिसमें विद्युत धारा प्रवेश न करे ना, इसे बोल सकते हैं सुचालक ना। सुचालक, कुचालक, यहाँ क्या बोल सकते हैं? कुचालक। तो जिसमें विद्युत धारा प्रवेश कर जाए उसे क्या बोलते हैं? सुचालक। जिसमें प्रवेश न करे उसे क्या कहते हैं? कुचालक कहते हैं। तो इसी को आइए समझते हैं फिर आगे। देखिए, यहाँ पर होता है कि यहाँ पे धातु होते हैं ना, अधातु होते हैं, और दोनों कॉम्बिनेशन से बनते हैं क्या? उपधातु। तो यहाँ पे देखिए, धातु का होते हैं धनायन, धातु का होते हैं धनायन होते हैं, और अधातु का होते हैं ऋणायन होते हैं। अधातु का होता है तो ऋणायन होते हैं। ठीक, धातु ये प्लस होते हैं और अधातु का होते हैं माइनस होते हैं। ठीक है, धातु प्लस और अधातु माइनस। ये कैसे होगा? ठीक है, ये कैसे होगा? तो ये धातु है ना, तो जिसमें विद्युत धारा आसानी से प्रवेश कर जाए उसे क्या बोलते हैं? धातु। और जिसमें विद्युत धारा आसानी से प्रवेश न करे उसे क्या बोलते हैं? अधातु। तो ये धातु हमेशा क्या होता है? धनायन होता है, और अधातु का होता है हमेशा ऋणायन होता है। और दूसरी विधि से धातु की पहचान करेंगे, जिसकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने पर, जिसकी बाहरी कक्षा में विन्यास निकालने पर जिसकी बाहरी कक्षा में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन आए ना, उसे क्या बोलते हैं? धातु बोलते हैं, मेटल बोलते हैं। ठीक है, फिर से समझिएगा। जिसका मतलब जिस तत्व के हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे, तो जिसकी बाहरी कक्षा में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन आए उसे क्या बोलते हैं? धातु। और यहाँ पे देखेंगे जो 4 से अधिक होगा ना, उसे क्या बोलते हैं? 4 से लेकर के 4 से अधिक होगा उसे क्या बोलेंगे? अधातु बोलेंगे। तो अभी बताए हम क्या यहाँ पे बताए कि हम धातु का लिखे यहाँ पे प्लस, अधातु का लिखे यहाँ पे माइनस। तो आप भली भांति आप समझ गए होंगे कि आयन क्या होता है, और आयन के दो भागों में बांटा गया, एक धनायन एक ऋणायन। धातु यहाँ पे क्या होती है? धनायन होती है,
और अधातु क्या होती है, रेड आयन होती है। यही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें, अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं आता है तो प्ले लिस्ट में जाइएगा और आप वहाँ पे केमिस्ट्री के प्ले लिस्ट में ये क्या है, अवेलेबल है यानी मौजूद है, उसे आप आसानी से देख सकते हैं और इस चीज़ों को आसानी से आप याद कर सकते हैं। एक बात और बताना चाहता हूँ, साइंस को आप लोग रटिएगा नहीं, समझिएगा। समझने से क्या हो जाएगा, चीजें सबका होगी, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है, तो आइए अब ये समझ गए होंगे आखिर जिसकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने पर जैसे 1 2 3 इलेक्ट्रॉन से क्या कहेंगे, धातु, जो इससे अधिक आएगा क्या बोलेंगे, अधातु। आइए 1 2 बता देते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, यहाँ पे बता देते हैं धातु और अधातु की बात कर रहे हैं ना। तो आइए यहाँ पे कह रहा है कि आयनों का आदान प्रदान करते हैं। तो आयन देखिए, यहाँ पे लिए सोडियम, यहाँ पे सोडियम लिए हम Na, सोडियम होता है 11 नंबर तत्व है, इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आएगा 1s2 2s2 2p 2p6 2p6 अब 3s1। यहाँ पे देखेंगे ये 2 या 2 अच्छा कितना 8, यहाँ पे कितना 1, यानी 2 8 10 1 11, यानी 1 11 है यहाँ पे। तो देखिए बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन आया, 1 आया ना। हम अभी बताए हैं कि जिसके बाहरी कक्षा में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन रहेगा तो क्या होगा, यहाँ पे धातु होगा। तो यहाँ पे क्या है, आपको एक आगे देखने के लिए, अगर यही हम बात करें एल्युमिनियम की बात करें ना, एल्युमिनियम की बात करें, यहाँ पे एल्युमिनियम 13 नंबर होता है। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1। यहाँ पे देखेंगे 2 2 6 8, यहाँ पर 2 1 3। यहाँ भी देखिए, अगर मान ले सोडियम के बाद हम मैग्नीशियम निकालते तो कितना आता है, 2 आता, तो हम एल्युमिनियम का निकाल दें, कितना आ गया है, 3 आया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ेंगे तो पहले इसको देख लिए आप, धातु देखे तो 1 2 3 आएगा इलेक्ट्रॉन, तो क्या होगा, धातु होगा। तो हम यही बात करें, यहाँ पे हम बात करें क्लोरीन का, क्लोरीन कितना होता है, 17 नंबर होता है। तो हम यहाँ बात करें 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। देखिएगा 2 2 2 अच्छा 8 2 5 7, इसके बाहरी कक्षा में कितना आ गया, 7 आ गया। तो ये क्या है, हम अभी बताए हैं धातु की पहचान होती है कि जिसके बाहरी कक्षा में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन रहेगा तो क्या होगा, धातु होगा, बाकी उससे अधिक होगा क्या होगा, अधातु होगा। ठीक है, तो यहाँ पे बात कर रहे हैं कि यहाँ पे 2 6 8 लिख रहे हैं, इसको भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में बताया गया है ना। आके कोई भी जो इसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं तो कम से कम ऐसे 2 8 ना 18 ऐसे आपको क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन यानी रहना चाहिए बाहरी कक्षा में। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो पूरा हो गया है, तो कम से कम अस्थायी रूप से रहने के लिए कम से कम 2 अधिक यहाँ पे देखिए 8 18 ऐसे आगे बढ़ते हुए जाएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसका एग्जाम्पल, किसका, उभय विस्थापन अभिक्रिया का एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, आइए पहले देखेंगे, एक एक करके समझेंगे। सबसे ज्यादा आपकी बातें हैं आपकी लैंग्वेज को समझिएगा, लैंग्वेज की याद मत कीजिएगा, लैंग्वेज समझिएगा तो चीजें क्या हो जाएगी, बहुत बिल्कुल आसान हो जाएगी। ठीक है, अगर नहीं समझिएगा तो फिर चीजें क्या होगी, आपको बहुत लेंदी लगेगी। चलिए आइए देखते हैं, पहला एग्जाम्पल लेते हैं। हम यहाँ पे लिखते हैं सोडियम क्लोराइड। क्या लिखते हैं यहाँ पे, सोडियम क्लोराइड को हम लेकर के, ठीक है, सिल्वर नाइट्रेट, सोडियम क्लोराइड को लेकर के हम सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में डालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे डालते हैं तो यहाँ पे देखेंगे AgCl ना, यहाँ पे देखेंगे सिल्वर क्लोराइड का निर्माण होता है और साथ ही में सोडियम नाइट्रेट का भी निर्माण होता है, NaNO3। ठीक है, NaNO3। अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे पहले सबसे पहले देखेंगे कि ये अभिक्रिया लिखे हैं ना, ये अभिक्रिया संतुलित है कि नहीं संतुलित है। तो यहाँ सोडियम 1 है,
इधर भी सोडियम 1 है, ये संतुलित हो गया। क्लोरीन यहाँ पे कई गो, एगो है, तो क्लोरीन भी कितना है, यहाँ पे एगो है। यहाँ पे Ag47 नंबर इसे जिसे बोलते हैं चांदी, यहाँ भी चांदी कई गो, एगो है। यहाँ पे NO3 यहाँ पे कई गो है, 3 गो, तो यहाँ भी 3 गो है। ये क्या है, अभिक्रिया ये संतुलित है। अब आइए देखते हैं इसकी हम व्याख्या करते हैं, इसकी लैंग्वेज लिखते हैं, कैसे लैंग्वेज लिखते हैं। ठीक है, इसको समझिएगा, ताकि देखिए ये समझ लीजिएगा ना तो केमिस्ट्री बिल्कुल आसान हो जाएगा ना। बहुत लोग समझते हैं केमिस्ट्री भारी है, भारी नहीं है दोस्तों, बिल्कुल आसान है। समोसा खाने के जैसा आसान है ना, आंख बन के हलवा भी खा सकते हैं, वैसा केमिस्ट्री आसान है। तो आइए पहले जानते हैं इसको। देखिएगा, लिखेंगे हम ना, जब सोडियम क्लोराइड को लेकर, जब ये क्या है, सोडियम क्लोराइड, यहां नीचे लिख देते हैं हम, क्या लिखते हैं, ये क्या है, सोडियम क्लोराइड। ये क्या है, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। ये क्या है, सिल्वर नाइट्रेट। ये क्या है, सिल्वर नाइट्रेट, नाइट्रेट। ये क्या है, सिल्वर क्लोराइड। ये क्या है, सिल्वर क्लोराइड। ये क्या है, सोडियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट। देखिए दोस्तों, ये आप सोच रहे होंगे कि हम याद किए हैं, जी नहीं, हम याद नहीं किए हैं, हम याद नहीं किए हैं। आपको भी क्या है, आपको भी तत्व के नाम याद करना पड़ेगा। आपको तत्व के नाम कम से कम 30 गो यानी 30 आप एलिमेंट का नाम याद कर लेते हैं तो ये चीजें बिल्कुल आसान हो जाएगी। मान लीजिए जिनको याद नहीं होगा वो क्या होगा, आप समझ रहे हैं कि ABCD लिखे हैं ना, तो ऐसा नहीं है दोस्तों। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पे ना, आइए देखते हैं आगे। यहाँ पे देखेंगे लैंग्वेज लिखेंगे हम ना, लैंग्वेज की बात करेंगे। आखिर जब सोडियम क्लोराइड ना, देखिए इसको लेकर के, जब सोडियम क्लोराइड, जब सोडियम क्लोराइड को लेकर, सोडियम क्लोराइड को लेकर, जब सोडियम क्लोराइड को लेकर किसके, ये क्या लिखे हैं, यहाँ पे देखिएगा सिल्वर नाइट्रेट लिखे हैं, सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में डालते हैं, डालने पर क्या डालते हैं, विलयन में, विलयन में, विलयन में डालने पर, विलयन में डालने पर किसका निर्माण होता है, यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे सिल्वर क्लोराइड, यहाँ पे देखेंगे सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड और किसका, सोडियम नाइट्रेट का निर्माण होता है। सिल्वर क्लोराइड और किसका, सोडियम नाइट्रेट का निर्माण होता है, नाइट्रेट का निर्माण होता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, ये चीजें बिल्कुल आसान है। ये लैंग्वेज भी जो लिखे हैं हम कुछ नहीं लिखे हैं, जो यहाँ पे दिया है उसी को उठाकर हम यहाँ बाहर कर दिए हैं। ठीक है, देखिएगा, ये देखिए यहाँ पे देखिए सोडियम क्लोराइड, तो सोडियम क्लोराइड, जब सोडियम क्लोराइड को लेकर किसके जलीय विलयन में, यहाँ पे देखिएगा सिल्वर नाइट्रेट के जलीय विलयन में, इसको लेकर ना, इसके जलीय विलयन में हम क्या कर रहे हैं, क्लोराइड को लेकर सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में डालने पर, इसके विलयन में हम इसको लेकर डाल रहे हैं, तो किसका निर्माण हो रहा है, तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट का निर्माण होता है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे बात करें ना, तो यहाँ पे देखिएगा सिल्वर क्लोराइड की बात करें तो अवक्षेप के रूप में बाहर आ रहा है। अवक्षेप के रूप में बाहर मतलब देखिए एक तीर के चिन्ह बता रहा है कि ये अभिक्रिया तो हो रहा है, तो अवक्षेप बन रहा है। तो अवक्षेप आप भी जानते हैं, जैसे बात किए जाए सरसों का तेल जैसे होता है ना, उस जो नीचे बैठते उसे हम लोग गाद बोलते हैं। ठीक है, तो उसी को क्या बोलते हैं, अवक्षेप। तो उसी तरह जो दही होता है उसको क्या बोलते हैं,
और छेप की तरह नीचे बढ़ जाता है, जो ना ऊपरी परत जो मक्खन होता है क्या ऊपर हो जाता है। वहां पे यहाँ पर देखेंगे ना सिल्वर क्लोराइड जो यहाँ पे एरो के चिन्ह दिए है ना, तो अवक्षेप कहाँ बनेगा, अवक्षेप नीचे बनेगा। अगर बात करें कोई गैस निकलता तो यहाँ पे क्या करते हम, तीर के चिन्ह ऊपर की तरफ देते। चलिए आइए देखते हैं जो अभिक्रिया होगी उसमें भी क्या होगा, बहुत ऐसा अभिक्रिया होगा जिसमें गैस ऊपर की तरफ निकलेगा अवक्षेप, और जो अवक्षेप होगा वो नीचे की तरफ बनेगा। तो आइए अगला एग्जाम्पल देखते हैं। दोस्तों ये चीजें आपको हमको लग रहा है आखिर ये चीजें बहुत आसान हो रही होगी, आप समझ रहे होंगे ना। देखिए कोई दिक्कत नहीं है इसको समझने में ना, बस आप एक बार ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा। केमिस्ट्री बिल्कुल आसान है और आपको विश्वास दिलाते हैं कि आपके एग्जाम में हम 100% साइंस में लाने का हम वादा करते हैं। चलिए अगला देखते हैं। यहाँ पे देखेंगे FeS, ठीक है। FeS मतलब फेरस सल्फाइड। क्या होगा, फेरस मतलब आयरन, फेरस मतलब क्या होता है लोहा भी, यानी आयरन सल्फाइड कह सकते हैं। इसको लेकर के हम H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल के ना, सल्फ्यूरिक अम्ल के विलयन में इसको हम डालते हैं। तो यहाँ पे जब डालते हैं तो FeSO4 यानी फेरस सल्फेट के साथ साथ में ना H2S यानी हाइड्रोजन सल्फाइड का निर्माण होता है। यहाँ पे देखिएगा, आइए देखते हैं इसका भी पहले रासायनिक समीकरण जो दिया हुआ है ये संतुलित है कि असंतुलित है। तो देखिए आइए जांचते हैं। तो यहाँ फेरस यानी आयरन यानी लोहा यहाँ पे कई गो है, एक गो, तो यहाँ भी एक है, यहाँ पे एस यानी सल्फ, यहाँ पे देखिएगा एस कई गो है, तो यहाँ पे एस एक एस कई गो, यहाँ पे एक, दो हो गया, यहाँ भी एक और एक का हो गया, दो हो गया। हाइड्रोजन कई गो, यहाँ पे दो गो है, तो इधर भी हाइड्रोजन कई गो, दो गो है। और इस देखिए कि ऑक्सीजन कई गो, चार गो, तो यहाँ भी ऑक्सीजन चार गो, यानी हिसाब किताब अपना क्या है, बराबर है। ये जो अभिक्रिया दिया हुआ ये क्या है, आपका संतुलित है। तो चलिए आइए देखते हैं। यहाँ पे देखेंगे, हम लिखेंगे यहाँ इसको, ये देखिए ये क्या है कि विलयन है, ये क्या है सल्फ्यूरिक अम्ल है। यहाँ पे देखेंगे आयरन सल्फाइड का है या फेरस सल्फाइड का है ना। जब आयरन सल्फाइड जब आयरन सल्फाइड को लेकर सल्फ्यूरिक अम्ल के विलयन में सल्फ्यूरिक अम्ल के विलयन में डालते हैं, चाहे डालने पर डालते हैं, तो किसका निर्माण, फेरस सल्फेट। तो फेरस सल्फेट तथा ये क्या है, हाइड्रोजन सल्फाइड। क्या है, हाइड्रोजन सल्फाइड का निर्माण होता है। हाइड्रोजन सल्फाइड का निर्माण होता है, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे हम लिखे हैं जब किसको है, जब आयरन सल्फाइड यानी फेरस सल्फाइड को लेकर किसके, यहाँ पे सल्फ्यूरिक अम्ल इसको बोलते हैं ना, जिसे रसायनों को राजा कहा जाता है। तो देखिए यहाँ पे आयरन सल्फाइड को लेकर किसके, सल्फ्यूरिक अम्ल के विलयन में डालते हैं, चाहे डालने पर डालते हैं, तो फेरस सल्फेट इसको बोलेंगे फेरस सल्फेट तथा हाइड्रोजन सल्फाइड का यहाँ पे निर्माण हो रहा है। अब देखेंगे एक एरो मार्क जो ऊपर यानी तीर के चिन्ह जो ऊपर की ओर दर्शा रहा है कि ये गैस है, जो ये क्या है, गैस ऊपर की ओर निकलता है। और छेप की बात करते हैं, और छेप क्या होता है,
नीचे की ओर बनता है। यहाँ पे देखेंगे H2SO4 के लिखे है ना, तो नोट करके लिखेंगे दोस्तों, मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे बहन, यहाँ पे लिखेंगे, नोट करके लिखेंगे H2SO4। H2SO4 को क्या कहेंगे? H2SO4 को ना सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं, जिसको क्या कहता है? बैटरी में डालने में तेजाब के रूप में उपयोग करते हैं, जिसे H2SO4 को रसायनों का राजा यानी केमिस्ट्री का राजा कहा जाता है। रसायनों का राजा कहा जाता है, राजा कहा जाता है। ठीक है दोस्त मेरे भाई, याद रखिएगा H2SO4 का ना, H2SO4 को क्या कहते हैं? रसायनों का राजा कहा जाता है, जिसका उपयोग कहाँ करते हैं? बैटरी में, किसी भी गाड़ी में जो भी बैटरी रहता है उसमें जो तेजाब रहता है, यही तेजाब है सल्फ्यूरिक अम्ल को क्या बोलते हैं? रसायनों का राजा के नाम से जाना जाता है। चलिए आगे आइए देखते हैं, एक और एग्जाम्पल देखते हैं, बहुत ही प्यारा सा एकदम छोटा सा एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। चलिए अगला है एग्जाम्पल, आपका 3 नंबर एग्जाम्पल होगा। ठीक, चलिए यहाँ पे देखिएगा कॉपर सल्फेट ना, यहाँ पे देखेंगे आकि हम कॉपर सल्फेट को लेकर के, ठीक है, कॉपर सल्फेट को लेकर के यहाँ पे H2S, यहाँ पे हाइड्रोजन सल्फ, यहाँ पे देखेंगे हाइड्रोजन सल्फाइड ना, यहाँ पे क्या है? हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं, तो यहाँ पे CuS प्लस में देखेंगे ना, प्लस में देखेंगे तो सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण होता है। यहाँ पे पहले देख लीजिएगा, यहाँ पे आइए पहले देखते हैं कि ये क्या जो समीकरण दिया हुआ है ये संतुलित है कि असंतुलित है। यहाँ पे कॉपर 1 तो कॉपर 1, सल्फर यहाँ पे 1 तो सल्फर भी 1, ऑक्सीजन 4 तो ऑक्सीजन भी 4, ठीक है। हाइड्रोजन का गो यहाँ 2 है तो हाइड्रोजन भी 2 है। यहाँ भी देखिएगा, यहाँ भी 1 सल्फर है तो यहाँ भी सल्फर है, सल्फर 1 और सल्फर 1 2, यहाँ भी 1 और 1 2, यहाँ पे क्या है? ये भी जो दिया हुआ है समीकरण संतुलित है। चलिए आइए देखते हैं इसको, लैंग्वेज जो बनाते हैं ना, लैंग्वेज बनाते हैं, तो यहाँ पे देखिएगा ये कॉपर सल्फेट है ना, तो यहाँ पे इसको लेकर के जो कॉपर सल्फेट है ना, ये क्या है? यहाँ पे विलयन है, तो हम क्या लिखेंगे? यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे हाइड्रोजन सल्फाइड है ना, ये जहाँ पर लिखेंगे जब हाइड्रोजन सल्फाइड को लेकर, जब हाइड्रोजन सल्फाइड को लेकर, जब हाइड्रोजन सल्फाइड को लेकर, जब हाइड्रोजन सल्फाइड को लेकर किसके? कॉपर सल्फेट के विलयन में डालते हैं, कॉपर सल्फेट के विलयन में डालते हैं, क्या डालने पर डालते हैं, तब देखिए किसका निर्माण हो रहा है? यहाँ पे कॉपर, देख रहे हैं यहाँ सल्फाइड, तब कॉपर सल्फाइड तथा सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण होता है। कॉपर सल्फाइड तथा सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण होता है, ठीक है। देखेंगे जब हाइड्रोजन सल्फाइड को लेकर, जब हाइड्रोजन, यहाँ पे देखेंगे जब हाइड्रोजन सल्फाइड को लेकर किसके? कॉपर सल्फेट के विलयन में डालते हैं, तब कॉपर, यहाँ पे देखेंगे कॉपर सल्फाइड और सल्फ्यूरिक अम्ल का क्या होता है? निर्माण हो रहा है। अब देखिएगा ये क्या है? कॉपर सल्फाइड, ये क्या है? अवक्षेप के रूप में नीचे की ओर क्या है? ये जम रहा है। अगर दोस्तों मेरा ये वीडियो आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों को साथ शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को क्या कीजिए? सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।